नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। क्लास नंबर 10th है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एलपी वाला बैच जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हमने स्टार्ट की है और 9th तक अगर आपने क्लास चीज़ें नहीं कंप्लीट की है, जिसमें हमने मैटर्स चैप्टर को पूरे डिटेल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और जितने भी अभी तक पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो चैनल का मतलब कि प्लेलिस्ट का लिंक है केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। आप जा करके सारे वीडियो को देखें। दूसरी बात इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप में बना हुआ है, स्मॉल लेटर में सर्च करना है फोकस स्टडी विद अभी विदाउट स्पेस। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कवर कर रहे होंगे। CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस यहाँ पर साथ में लेकर चल रही है, इसलिए पूरा का पूरा बेसिक से जितना टफ लेवल तक चीज़ें जा सकती है वो भी कवर करा दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखिए, सबसे पहले इसके नाम पर नाम को आपको समझना होगा। जो टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम हो गया, ठीक है, और स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना, ठीक है। हिंदी में कह ले तो परमाणु संरचना। यानी कि इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हैं कि एटम की संरचना कैसे होती है, यानी कि जो एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो एटम की स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, कोई एक मानव है ये, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बॉडी की संरचना है, उसको आप पढ़ने जाएंगे। इसके बॉडी के अंदर में क्या क्या ऑर्गन पार्ट है उसको आपको स्टडी करना होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, एटम का आपको स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करें, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम एटम किसको कहते हैं। एटम आपको तब समझ में आएगा जब आपको पता होना चाहिए पार्टिकल्स, और पार्टिकल आपको तब समझ में आएगी जब आपको पता होगा मैटर्स के बारे में, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हमने मैटर्स पढ़ा, मैटर के बाद हमने पार्टिकल्स, जितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। अब हम लोग जो है एटम, बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग को रिलेट, ताकि आप आसानी से कर सकें। लेकिन फिर भी अगर जो अभी तक नहीं देखे हैं, आज की वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले बिल्कुल हल्का डिस्कशन करेंगे मैटर्स के ऊपर, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर रखा है, क्योंकि बेस जो है यहीं से बनेगा हमारा। मैटर्स होता क्या है, पदार्थ क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी चीज़ें अगर बात कर ली जाए, कुछ भी चीज़ें आप जहाँ भी आप बैठे हो, आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है वो सभी मैटर है, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन पर जब हम जा रहे होते हैं तो 2 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए, इसका अपना एक मास होना चाहिए। देखिए, अगर इस पृथ्वी में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो सिंपल सी बात है, उसकी कोई ना कोई मास होगी ही होगी। वो इतनी, अगर आपको अगर जैसे कि आपके हाथ में पेन है, पेन को अपने हाथ में रखा तो आप उसको फील नहीं कर पा रहे होंगे, उनके वेट को आपको बहुत ही हल्का फील हो रहा होगा कि वो नेग्लिजिबल वेट है, बट ऐसा नहीं है। जब आप उसको मेज़र करोगे उसके वेट को, तो 0.5 कुछ ग्राम उनका वेट आएगा ही आएगा। इट मीन्स अगर वो मैटर है तो उसका अपना कोई ना कोई तो मास होगा ही होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वो कुछ ना कुछ अपना क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। मतलब वो आप उस मैटर को कहीं भी रखते हैं तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्थान को क्या करेगा, कुछ ऑक्युपाई ही कर लेगा। जैसे कि आपने पेन रखा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि ये आपका टेबल है, ठीक है। ये आपका टेबल है और ये टेबल के ऊपर आपने यहाँ पर पेन रख दिया है, ठीक है। पूरी तरह से इसको पेन से यहाँ पर रख के सरिया दिया है। अब आप फाइनली इस टेबल के ऊपर जगह बचा नहीं है, अब आप ऊपर से एक और पेन ला कर रखेंगे तो क्या आप रख पाएंगे? नहीं। इसका मतलब क्या है कि पेन क्या करता है, एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक मास है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसने क्या किया है, अपना स्पेस ऑक्युपाई किया है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मैटर को हम पहचानेंगे कैसे। तो जितनी भी चीज़ें आपको, जो भी चीज़ें दिख रही है वो सभी मैटर है, एक्सेप्ट 2 कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो उसका मास होना चाहिए और एक स्पेस। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल में, आपको जैसे कि एयर, हवा की, वो आपको तो दिख नहीं रही है, तो क्या वो मास नहीं है? तो समझिएगा, देखिए मैंने कहा 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मास और स्पेस। तो जब आप एयर की जब आप बात कर रहे होते हो, तो एग्जांपल मैं देता हूँ बलून की। सिंपल सी बलून जब लीजिए तो जब उसमें गैस फिलअप नहीं होता है तो उसकी क्या होती, आप उसमें फिर आप क्या करते हो, जब गैस फिलअप करते हो तो बैलून का कुछ आपको क्या होता है, वेट फील होता है। इट मीन्स आपने क्या फील किया, एयर फील किया, यानी कि एयर के फील होते ही बलून का वेट इंक्रीज हो गया, मतलब एयर की अपनी मास है। अब पहले जो बलून चिपकी हुई सी थी, अब वो पूरी से पूरी स्पेस ऑक्युपाई कर लेती है इतना। इट मीन्स इसने क्या किया, स्पेस भी ऑक्युपाई किया, किसने, एयर ने। इट मीन्स ऐसा, इसलिए मैंने ये
कंडीशन नहीं रखा तीसरा कि वो हर एक चीज़ जो आपको दिखाई पड़ती ही हो, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, एयर आपको दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वो है मैटर। क्यों? लेकिन 2 कंडीशन इसने फॉलो किया, एक तो उसका मास और दूसरा उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम लोग मैटर्स की बात कर लिए। अब जितनी भी एनर्जियाँ होती है, जैसे कि आप साउंड एनर्जी की बात करते हैं, लाइट एनर्जी, तो वो मैटर नहीं है, वो एनर्जी होता है। क्योंकि आपके रूम में कितना भी लाइट लगा दे, क्या उस लाइट के लगने से आपका रूम का क्या मास इंक्रीज हो गया, या फिर आपके रूम का स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर दिया? ऐसा नहीं, इट मीन्स वो क्या है, मैटर नहीं है। तो वो एनर्जी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब दूसरी बात आती है कि मैटर जो होती है बनी होती है पार्टिकल से। जैसे कि एक छोटा सा ये मैटर है, एक ऑब्जेक्ट है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के, इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल से। इट मीन्स कि जब बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो क्या करता है कि मैटर का निर्माण करता है। यानी कि जैसे मैंने अभी फिगर बनाया था एक टेबल की तो जब हम अपने नेकेड आई से इस टेबल को देख रहे होते हैं तो हमें ये बिल्कुल कंटिन्यूअस दिखाई पड़ती है। मतलब कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स की मैंने बात की, ये पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई पड़ती है। इसका रीज़न ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, हमारे नेकेड आई क्या, यहाँ तक कि हम जब जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना, उससे भी जब हम देख रहे होते हैं तो हमें वो पार्टिकल्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोप आते हैं जो इन पार्टिकल के साइज को डिटेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए कंटिन्यूअस हमें ये दिखाई पड़ते हैं। बट एक्चुअल अगर आपसे सवाल बीपीएससी में पूछा गया था कि मैटर्स कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये जवाब गलत था। क्यों? क्योंकि जब हमने इस माइक्रोस्कोप को देखा तो हमने देखा कि ये छोटे छोटे, क्योंकि ये टेबल क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है? इसका अपना एक मास है और इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। सेकेंड थिंग, अगर ये मैटर है तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ही ये मैटर की है कि स्मॉल पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये बनी होती है। क्लियर? अब इस पार्टिकल्स के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होता है कि ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, रेंडमली मूवमेंट कर रही होती है, तो ये सब हमने देख रखा पहले। मतलब मेरा मतलब था कि आप भी, जैसे कि हमने कहा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एटम की स्ट्रक्चर, तो पता होना चाहिए एटम क्या है। तो एटम से पहले हमें पता होना चाहिए था पार्टिकल्स क्या है, और पार्टिकल से पहले हमें पता होना चाहिए मैटर क्या है। तो हमने मैटर कर लिया, पार्टिकल्स कर लिया, अब हम लोग एटम पे आएंगे। अभी हमने देखा कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, लेकिन अब इस पार्टिकल का जो है कैटेगरी, हम इस पार्टिकल को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। इसको हम कैटेगरी में बांटेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम पार्टिकल को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है ये आपका, ठीक है, इस ह्यूमन को क्या किया गया, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, मेल, फीमेल और एक चिल्ड्रेन, ठीक। सो उसी प्रकार ये जो पार्टिकल्स है, मतलब कि अगर हम मेल कर रहे हैं तो ये किस में आ रहा है, ह्यूमन बींग्स में ही आएगा, ठीक है। यानी है ओरिजिनली क्या, ये ह्यूमन बींग्स ही है। अगर हमने फीमेल कह दिया तो ये भी है क्या, तो ह्यूमन बींग्स ही। और अगर हमने चिल्ड्रेन कर दिया तो ये भी है क्या, ह्यूमन बींग्स। मतलब ये ह्यूमन बींग्स का क्या हो गया, एक तरह से टाइप हो गया। उसी प्रकार पार्टिकल्स के भी 3 टाइप हम करेंगे यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है, इसी टॉपिक को ही। एक होता है एटम, सेकेंड होता है मॉलिक्यूल्स, और थर्ड होती है आयंस, ठीक है। हालांकि इसको भी हमने कवर कर लिया है पिछले लेक्चर में, तो यहाँ भी हम डिटेल नहीं चलेंगे, लेकिन हमें आज इसको पूरा का पूरा पढ़ना ही है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर इन किए ताकि बेस बन सके। तो पार्टिकल्स को हमने क्या किया, पार्टिकल्स आप समझ गए कि जितनी भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए। पार्टिकल के 3 कैटेगरी है, पार्ट्स है। एटम अगर हम कह रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, पार्टिकल्स ही है, यानी कि वो छोटे छोटे एटम्स, मैंने जब कहा यानी कि वो मैटर जो है छोटे छोटे एटम से बने होंगे। और अगर मैंने जैसे मॉलिक्यूल्स की बात कर दी, ये एटम हो गया, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो गया, ये पार्टिकल्स की बात की जा रही है कि वो जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के क्या बना दिया होगा, मैटर, ठीक है। तो देखिए, जब बहुत सारे पार्टिकल मिलते हैं तो मैटर बनाते हैं, लेकिन जब बहुत सारे एटम मिलेंगे तो उसका एक अलग नाम होगा, एलिमेंट। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती है। फिर हम पढ़ते हैं आयंस को। आयंस का मतलब क्या होता है कि सिंपली उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा, नेगेटिव कब होता है, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अब ये सब हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी समझ में ना आए आपको, क्योंकि ये सब हमने क्योंकि ये काफ़ी डिटेल टॉपिक था, इसलिए हमने 9 क्लास तक चीज़ें हमने समझी है पूरी तरह से। 9 नहीं, 6 क्लास, क्योंकि 3 क्लास हमने क्वेश्चन किए हैं एनसीईआरटी के, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो उसके बाद अब हमने देख लिया मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देख लिया पार्टिकल के 3 टाइप, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस।
मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, मतलब कि 3 अवस्था में पाए जाती है जो आप मैटर्स होते हैं। एक तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं। फिर सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस बनना, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, उसके बाद सब्लिमेशन, ये सब चीज़ें हमने देख रखा है, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने जैसे बोला कि पार्टिकल्स को हमने 3 कैटेगराइज कर रखा है, 3 कैटेगरी में रखा है। एक तो एटम परमाणु, दूसरा मॉलिक्यूल्स अणु, और तीसरा आपका आयंस। यानी एटम्स की अगर बात कर लिया जाए तो आपको अब एटम को समझना पड़ेगा। तो एटम यहाँ आप देख रहे होंगे एक छोटा सा पार्टिकल मैंने लिया है, मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे होंगे 2 पार्टिकल्स हमने ले लिए हैं, और आयंस में मैंने लिखा है कि उस एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से सोडियम प्लस, तो ये अब क्या हो जाएगा, ना तो एटम होगा ना ये एलिमेंट होगा, अब ये क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएगा। लेकिन यही अब मैंने लिख दिया है इस प्रकार से सोडियम, तो ये आपका क्या है, एटम है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इट मीन्स ये कैसा एटम है, तो न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है। लेकिन यहाँ मैंने प्लस लिखा, इट मीन्स ये क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि हम इसे नाम देंगे सोडियम आयंस, ठीक। तो ये सब देखे जाके पहले की क्लास। अब समझेंगे हम लोग एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में, और एलिमेंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है एलिमेंट्स को समझने के लिए। उससे पहले समझिए एटम का, देखिए एटम का कहने का क्या मतलब है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। एटम को हम क्या बोलते हैं, मतलब एटम हम किसे बोलते हैं। देखिए, जब आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा लिए हैं आपने, ठीक है, आपने इसको फाड़, मतलब जितना हो सकता था छोटा सा छोटा फाड़ना, जितना भी फाड़े आप उसको एकदम छोटा सा छोटा, फाइनल एक छोटा सा जो टुकड़ा मिला आपको, ठीक है, वो जो छोटा सा टुकड़ा जो मिला, जो फर्दर इसका क्या कर सकते हैं आप, इसका ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि कोई भी मशीन से, माइक्रोस्कोप मशीन से भी आपने इसको पूरा छोटा से छोटा टुकड़ा करा, फाइनल एक ऐसा टुकड़ा आपके हाथ में आएगा जो फाइनल उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, और वही क्या कहलाएगा, आपका एटम। मतलब कि सबसे छोटा सा जो यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका एटम कहलाएगा। मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम। जब एक से अधिक एटम आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आयंस किसको कहेंगे, उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। तो देखिए, एटम को आपने समझ लिया कि एटम हम किसको कहते हैं, सबसे छोटा, मतलब कि फाइनल आप जो ब्रेक डाउन किया हो, जैसे कि आपके पास ये टेबल ही था, ठीक है, इस टेबल का ही एग्जांपल लेते हैं। टेबल को फर्दर आपने ब्रेक डाउन किया, तोड़ने के बाद आपको फाइनल, तोड़ने के बाद पूरी कोई भी मशीन से आपने फाइनल तोड़ करके एक छोटा सा टुकड़ा जो मिला, वो आपका क्या कहलाया, एटम कहलाया। अब इसका एक और टुकड़ा जब आपस में दोनों को ग्रुप में कर देते हैं, उसी टेबल का एटम को, ठीक है, टुकड़े को, तो दोनों जब आपस में मिल गए, यानी कि एक ग्रुप बना लिए, और इस ग्रुप का हमने क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूल्स। और आयंस का मतलब हमने कहा कि उसके ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। और ये क्यों किया जाता है, अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, लॉ ऑफ ऑक्टेट। ठीक, ये सब आप जाके देख ले, आयंस वगैरह अगर समझना है और डिटेल में तो। अब हम आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे कि ये आपके पास पेन है, एग्जाम्पल में हमने इस पेन को क्या किया है, तोड़ा है। तो आप देख सकते हैं इस पेन का पूरा इस प्रकार से तोड़ने के बाद इतने सारे स्ट्रक्चर मिल गए। फिर से और हमने इसको तोड़ने की कोशिश की, तो हमने इसे तोड़ने की कोशिश की, तो इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर और छोटी होती हुई चली गई। और फाइनल हमने कोई मशीन लाया, फिर मशीन से और स्ट्रक्चर इसकी छोटी कर दिया, हाथ से होना पॉसिबल नहीं था। तो फाइनल अब जो स्ट्रक्चर मिला, जो इससे छोटा टुकड़ा क्या हुआ, हमें नहीं कर पाए। देखिए हुआ क्या था, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एक साइंटिस्ट थे, मतलब इंडियन साइंटिस्ट थे, महर्षि कन्नड़ जी थे, वो ऐसे ही नाम है उनका। तो वो क्या किए थे, चावल का दाना लिए थे, ठीक है, चावल या गेहूं का दाना ऐसे ही था, उन्होंने मुंह से जब चबाया, फिर उन्होंने निकाला, ठीक है, ये चावल का दाना का साइज था। निकालने के बाद उसने देखा इतना छोटा सा साइज, फिर उसको इन्होंने मुंह में डाला और फिर से उनको चबा के निकाला, तो उनका साइज छोटा किया, फिर से निकाला फर्दर इनका साइज, और फर्दर फिर से उनका छोटा, और फिर फाइनल एक ऐसा टुकड़ा इनको मिला जो फिर से उन्होंने जब मुंह में डाला इस टुकड़े को, तो इस टुकड़े को डालने के बाद इनका क्या किया, इन्होंने इनको तोड़ नहीं पाए। तो इन्होंने कहा कि ये जो छोटा सा जो टुकड़ा है, जिसको फर्दर क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उसको ही इन्होंने क्या कहा, एटम कहा, परमाणु कहा, ठीक है। अब हम एलिमेंट को समझेंगे इसी एटम के माध्यम से। एलिमेंट को हम कहते हैं हिंदी में तत्व। अब देखिए इस एटम ने क्या किया, एटम आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हमने तो यहाँ रफ आपको एग्जांपल देके समझाया था। अब आप यहाँ पर प्रेजेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल
किस प्रकार से एटम को हमने समझा, एक पेन को लिया, पेन को हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर से कोशिश की तोड़ने की, ये स्ट्रक्चर मिले, फाइनल हमने मशीन लाई, अब हम हाथ से नहीं तोड़ पाए तो फाइनल इतना छोटा किया, फिर से एक और मैंने एडवांस मशीन बनवाई कि जितना छोटा से छोटा किया जा सकता है, अब इससे छोटा हम नहीं कर पाए, यानी कि यही एटम कहलाया। अब मॉलिक्यूल्स को भी समझ लेते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स यानी कि इसको हम हिंदी में क्या नाम कहते हैं, अणु। अणु का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब एटम क्या कर ले, ग्रुप में आ जाए, यानी कि एक से अधिक जब वो ग्रुपिंग में कर लेता है। जैसे कि ये आपका जो पेन का एक एटम आप ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो, इसके साथ एक और आप ये ग्रुप में बना ले तो इसको हम क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल देंगे। सिंपल सा बात है बस। तो वहाँ पे अब ये जो कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जो जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि ये एक एटम था और एक एटम ये कॉम्बिनेशन कर लिया, ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है ऐसा ही नहीं, इतना आसान नहीं है जैसे कि मैंने बोल दिया, इसके पीछे दो लॉ काम कर रही होती है। अब उस दो लॉ को भी हमें पढ़ना है, दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लॉ आपको पता होना ही चाहिए, जिसे हम इसी वीडियो में कवर भी करेंगे। तो ये तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया ताकि अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे लॉस तो ये समझ में आना कि लॉ आया क्योंकि यह एक कॉम्बिनेशन हो रहा था एटम का और जब ये कॉम्बिनेशन हो रहा होगा एटम का, ठीक है, क्योंकि देखिए अब जब ये धीरे धीरे ये एटम था, अब ये एटम कंबाइन करके 4 बन गया, अब ये 4 ये जो कंबाइन हो रहा है एक लॉ के माध्यम से ही होता है, ऐसे नहीं ये कंबाइन, फिर से ये 4 कंबाइन करके इस प्रकार से बनेगा, फिर ये कंबाइन करके इस प्रकार से इतना, और फाइनल फिर से आपका वो पेन बन जाएगा या जो भी मैटर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ये प्रक्रिया इतना आसान नहीं होता, ये एक लॉस के दो लॉ इसमें काम कर रहा होता है, उस दो लॉ को भी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम समझते हैं कि इसके डेफिनेशन को, जो अभी हम लोग टॉपिक लिए थे एलिमेंट्स को। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक बॉल को लिया है, ठीक है, ये आपका बी लिखा हुआ है, यानी कि ब्लैक कलर की ये बॉल है, ठीक है, ब्लैक कलर की ये बॉल है। तो सबसे पहले तो इसको समझिए इस तरह से कि हमने इस प्रकार से एक ब्लैक कलर की बॉल लिया, इसका हमने क्या किया, पूरा का पूरा फाइनल टुकड़ा किया, ठीक है, इसका इतना तोड़ा, मशीन से लाकर तोड़ा, ये छोटा सा हमें टुकड़ा मिला और हमने उसका क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। अब दो टुकड़ा जब ये कंबाइन ग्रुप में आ गया तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूल्स। अब ये कंबाइन कैसे करेगा, हमने लिखा है कि एटम का कॉम्बिनेशन इतना आसान नहीं, इसके लिए दो लॉ काम कर रहा होता है। अब दो लॉ को पढ़ेंगे। अब फाइनली फिर से ये जब मॉलिक्यूल्स आपका जो बना, तो मुझे ये बताइए इस मॉलिक्यूल्स में जो दूसरा आइटम है, देखिए पहला आइटम तो ये आया, अब दूसरा आइटम आप जो देख रहे हैं सेम वही टुकड़ा आया है, यानी कि सिमिलर टाइप्स के एटम आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिमिलर, मैंने कहा सिमिलर टाइप्स के एटम आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए दोनों जो टुकड़ा यानी कि जो दोनों एटम मिले हैं बी दोनों ब्लैक कलर का ही उसी का टुकड़ा आके मिला है, इट मीन सिमिलर टाइप्स के एटम मिले हैं, ये क्लियर हो गया। अब फर्दर हम जब यहाँ आए तो फाइनल एक ऐसा टाइम आएगा जब बहुत सारे टुकड़े आपस में ब्लैक कलर का वो टुकड़ा मिल करके फाइनल फिर हमें ये बॉल का जो है मैटर जिसको हमने कहा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ये जब कंबाइन कर लिए तो फाइनल जो कॉम्बिनेशन हमें मिला उसको हम क्या नाम दिए, एलिमेंट नाम दिए। यानी सुनिएगा, जब कई सारे बिल्कुल देखिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने अपनी लैंग्वेज में चीज़ें समझाने की कोशिश की है। जब कई सारे सिमिलर आइटम साथ में मिलते हैं तब जाके क्या होता है, आपका एलिमेंट्स बनता है। ये है मैटर ही, लेकिन मैटर को हम एक नया नाम दे रहे हैं क्योंकि मैटर बना होता है पार्टिकल से। पार्टिकल को हमने 3 कैटेगराइज किया था, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। अगर सिमिलर टाइप्स के एटम, ठीक है, सिमिलर टाइप्स के एटम अगर ग्रुप कर ले, बना ले, ग्रुपिंग करके फाइनल जो आपको मैटर मिला उस मैटर को हमने क्या नाम दिया है, एलिमेंट दिया। मतलब कि अब यहाँ एग्जांपल में देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि ये सोडियम, सबसे पहले ये बताइए सोडियम एलिमेंट है या कंपाउंड है। आपने सेंटेंस में कई बार पढ़ा है, पढ़ते भी है, केमिस्ट्री में 11th-12th में भी पढ़ा है आपने, सोडियम एलिमेंट, सोडियम कंपाउंड। तो कब हम एलिमेंट्स कह रहे होंगे, कब हम कंपाउंड कहेंगे, ये आपको पता ही नहीं चलता कभी भी कि सोडियम तत्व कब है, सोडियम यौगिक कब है। तो समझ लीजिए आज फिर से, सोडियम है। अब ये मुझे ये बताइए सोडियम एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। तो हमने देखनी है सर कि एलिमेंट का क्या हमने कंडीशन बताया कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट होंगे। देखिए सब जगह बी कलर की ही बॉल प्रेजेंट है, सभी जगह जो है आप देख सकते हैं बी यानी कि ब्लैक कलर का ही आपको जो है बॉल का टुकड़ा प्रेजेंट है और फाइनल एक बड़ा सा ब्लैक कलर का हमें बॉल मिल गया, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स हमने क्या कहा, जब कॉम्बिनेशन हो जाती है एटम्स की, और एटम क्या होता है, सबसे छोटा सा टुकड़ा। सोडियम एटम में भी हमने क्या किया, ये आपका सोडियम एलिमेंट है,
देखिए हम यहाँ लिख दिया। अब एलिमेंट हम कैसे होगा ये हम आपको समझा देते। देखिए ये सोडियम है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर था सोडियम का, एकदम प्योर। अभी जो सोडियम एलिमेंट है ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर था, ठीक है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सी बात है, छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल से बने होंगे। लेकिन ये पार्टिकल्स क्या होगा, एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, क्या होगा उसको हम जान लेते हैं। देखिए तो ये फाइनल हम इस सोडियम का क्या किए, ब्रेक डाउन किए, पूरा का पूरा छोटा से छोटा हमने इसका ब्रेक डाउन किया। जब फाइनल एक छोटा सा टुकड़ा जो हमें मिल गया, जो फर्दर इसका हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ये आपका टुकड़ा मिला है। वो जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से स्ट्रक्चर में, ये आपका सोडियम का टुकड़ा है, जिसको हमने नाम दे दिया, क्योंकि जो सबसे छोटा सा टुकड़ा होता है क्या होता है, एटम है। तो ये किसका एटम होगा, सोडियम का ही एटम है भाई। अगर यहाँ मेल है और फीमेल है, मेल का पूरा अगर उसको काट करके एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे तो वो मेल का ही टुकड़ा निकलेगा। अगर फीमेल का काट कर निकालेंगे तो फीमेल का टुकड़ा। उसी प्रकार अगर ये सोडियम का है तो सोडियम का ही ये एक एटम होगा। क्लियर। जब दो सोडियम एटम आपस में मिल जाएगा, ठीक है, इसका दो टुकड़ा मैंने ले लिया, ठीक है, इसी में से मैंने दो टुकड़े ले लिए हुए। यहाँ पे देखिए ये है दो टुकड़ा, जब आपस में कंबाइन कर लिया, और ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा, दो लॉ काम कर रही होगी, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसको हमने क्या नाम दे देंगे, हम लोग इसको सोडियम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि सोडियम अणु। और फाइनल जब बहुत सारे सोडियम यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम मिल गए, सिमिलर टाइप कैसे है, क्योंकि केवल और केवल सोडियम के ही एटम मिले हैं, और उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एलिमेंट्स नाम दे देंगे। क्लियर कि नहीं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा एलिमेंट्स हमने नाम क्यों दिए, क्योंकि सिमिलर टाइप्स के ही एटम मिल रहे हैं। और सिमिलर टाइप के एटम क्यों, क्योंकि केवल सोडियम ही आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, एलिमेंट्स नाम दे दिया। जब ये बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं एलिमेंट्स है, ठीक है, सोडियम एलिमेंट्स जो देख रहे हैं, इसका सबसे छोटा सा टुकड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, तो सबसे छोटा सा टुकड़ा क्या मिला है आपको, इसको आपने क्या नाम दिया है, एटम नाम दिया है। यानी कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर वही लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे एक और आपको जैसे कि ट्रिक के अगर बता दिया जाए कि एलिमेंट्स को पहचानने की, तो हमेशा याद रखिएगा एलिमेंट्स हमेशा क्या होता है, अकेले मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, हमेशा ही अकेले होगा। जैसे कि आपको ये हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है। तो जैसे ये आपको दिख गए इस प्रकार से, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या होंगे, आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिला ऑक्सीजन गैस, तो ये भी आपका एलिमेंट होगा। अब आप कहेंगे सर आपने कहा कि अकेले होना चाहिए, तो ये कैसे एलिमेंट्स होगा, इसको भी हम अभी आपको प्रूव कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था ऑक्सीजन को ही, ठीक है, और मैंने देखिए ये लिखा हूँ ऑक्सीजन एलिमेंट। और ये याद रखिएगा, जब भी O2 हो चाहे N2 है, तो ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, H2 हो तो हाइड्रोजन गैस। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट है ये, तो O2 जो है आपका दो ऑक्सीजन से जुड़ करके बना हुआ, ठीक है ना। O2 क्या है आपका, भाई सिंपल सी बात है ना, O2 है, यहाँ पे देखिए O2 है, यानी कि कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी मुझे बताइए। यहाँ पे दो ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे दो ऑक्सीजन इस प्रकार से लिख दिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया, मैंने दो ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या होता है। फिर फर्दर हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर देखा ऑक्सीजन का ये है, और फिर इस ऑक्सीजन का भी स्ट्रक्चर ये है, यानी कि ये छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल से बने होंगे। अब वो पार्टिकल्स क्या होगा, एटम्स होगा। इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब एटम होगा तो हमने इसका सबसे छोटा सा टुकड़ा उठाया, ये देखिए, और इसका हमने तो छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, मतलब क्या है, सिमिलर टाइप्स के एटम ही हमें मिल रहे हैं, क्योंकि है तो ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन है, दो मेल ही है, मेल का भी टुकड़ा वही होगा और इसका भी टुकड़ा वही होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि ये तो है ऑक्सीजन ही, तो मतलब जो मेल का प्रॉपर्टीज होगा वही दोनों, इस भी मेल में वही प्रॉपर्टीज होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं कोई फीमेल का प्रॉपर्टीज इसमें मिलेगा देखने को। तो उसी प्रकार इस ऑक्सीजन जो एटम है, ये जो ऑक्सीजन एटम है, मतलब जो ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने जो O2 एलिमेंट लिया था, इस ऑक्सीजन एलिमेंट का जो ऑक्सीजन का जो छोटा सा एटम लिया और इसका जो छोटा सा एटम लिया है, ये क्या है, सिमिलर टाइप्स की, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी। तो हमने एलिमेंट्स में पढ़ा क्या था कि अगर सिमिलर टाइप्स के एटम आपस में मिल करके जो मैटर बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स नाम देते हैं। तो जब ये दोनों के दोनों एटम आपस में मिल गए, देखिए यहाँ पे ये दोनों एटम, ये दो एटम थे और इसके एक और आ गए ये, और इसके एक और आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप
क्या बना लिया, इन्होंने क्या कर लिया, एक ग्रुप बना लिया कॉम्बिनेशन करके, तो इसको हमने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स कर दिया। और फाइनल इसी ने बहुत सारे आपस में एटम को जोड़ लिए, जोड़ करके लिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप्स के ही एटम है। क्योंकि यही देखिए ऑक्सीजन मैंने दो लिए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज तो सेम ही भाई, समझो वो आदमी ही है, इसको समझने की कोशिश करना है तो वो आदमी ही है। यहाँ ऐसा नहीं था कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो इसकी प्रॉपर्टी फिर चेंज हो जाती है। एक ऑक्सीजन का आइटम रहता है, यहाँ फ्लोरीन का एक छोटा सा आइटम रहता है, तो अब इसकी दूसरी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, उसकी मेलेबिलिटी अलग होती है, डक्टिलिटी अलग होती है, बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन अगर यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो दोनों जितने पे मेल्ट करेगी उतने ही पे बॉइलिंग पॉइंट भी करेगी, दोनों की सेम होगी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसीलिए अगर O2 हो चाहे N2 हो, यानी कि अगर सिमिलर टाइप्स के एटम ही होंगे तो वो हमेशा एलिमेंट्स कहलाएंगे, ये आप गार्ड बांध लें। अब चलिए कंपाउंड को समझते हैं, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का जो डेफिनेशन यहाँ आपको लिखा हुआ है, कंपाउंड का हिंदी में कहते हैं यौगिक, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि दो, एटलीस्ट दो तो कम से कम होगा, या दो से ज़्यादा। इसीलिए ये मैंने एग्जांपल समझाया, क्योंकि यहाँ पर आपको दो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कंपाउंड आप इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिमिलर टाइप्स के ही यहाँ पर एलिमेंट्स है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टू और मोर, यहाँ लिखना चाहिए था डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब क्या होगा, दो कम से कम एलिमेंट्स होंगे, या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, केमिकली कंबाइंड करेंगे, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रिक इसका क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमने आपको कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप इसका एक फॉर्मूला जानते हैं। हमने कह दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl। हमने कह दिया सॉल्ट, तो सॉल्ट का फॉर्मूला लिखेंगे NaCl। तो देखिए अब इसको प्रूव भी करते हैं। जैसे कि कंपाउंड है, यौगिक है, टू और मोर है, तो आप देख सकते हैं H2O में आपका एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन दो है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे तीन एलिमेंट नहीं है, याद रखिएगा भाई। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, जब सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, तो H2O में एटम कितना है, तो एटम कितना होगा, दो, तीन होगा। क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन हो गया। लेकिन H2O में अगर पूछा जाएगा एलिमेंट कितना है, देखिए यही सवाल ही आपसे पूछा जाता है, तो H2O में कितना एलिमेंट है, तो मुझे बताइएगा, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए H2SO4, सबसे पहले ये बताइए क्या है, एलिमेंट्स है ये या फिर कंपाउंड है। तो आप देखेंगे एलिमेंट्स के लिए मैंने बोला था कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम होने चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी आ गया, एक सल्फर भी आ गया और एक ऑक्सीजन आ गया, तीन अलग अलग एलिमेंट्स आ गए, यानी कि तीन अलग अलग इसके एटम आएंगे। इसको जब तोड़ेंगे तो एक छोटा सा हाइड्रोजन मिलेगा, उधर सल्फर को जब तोड़ेंगे तो उसका एक छोटा सा सल्फर का टुकड़ा मिलेगा, और इधर ऑक्सीजन का फिर एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। तो ये जब कंबाइन आपस में करके बनाएंगे तो ये तीनों तो अलग अलग होंगे, ये हाइड्रोजन का होगा, ये सल्फर का होगा, ऑक्सीजन का होगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन था कि सेम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होगा। क्लियर। तो अब इस H2SO4 में आपसे अगर पूछ लिया जाए कितने एलिमेंट है, तो एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, तीन है। और अगर आपसे एटम पूछ लिया जाए तो H2 कितना है, हाइड्रोजन आप बोलेंगे दो है, सल्फर कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, तो चार है। तो कितना हो गया, चार, एक पाँच और दो सात एटम हो गया। मतलब H2SO4 में आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एटम कितना है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, दो हो गया, सल्फर कितना, एक है, ऑक्सीजन कितना है, चार है, यानी कि चार दो छः एक, सात क्या हो गया आपका, एटम हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए H2SO4 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एक तो हाइड्रोजन है और एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा H2O, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2, इसको कैसे लिखेंगे, C+O+, ये होगा O। ठीक है, अब इसका टुकड़ा किए तो फाइनल एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, इसका भी एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा और इसका भी एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। हालांकि इसकी तो प्रॉपर्टी सेम हो क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन जब ये कंबाइन करेगी इसके साथ तो ये कार्बन है, कार्बन का टुकड़ा है और ये ऑक्सीजन, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होगी, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और इसका देखिए एक फिक्स्ड फार्मूला भी है। तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया CO2 ही। ठीक है, अब ये CO2 जो आया, एक C का एक टुकड़ा आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नहीं, इसको आप समझ लीजिए, मैं एक अलग एग्जांपल से समझाऊंगा आगे चल के। जैसे कि मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने दो बॉल लिया है, एक तो आपका रेड कलर का है। ठीक है, देखिए एक आपका रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का। ठीक है, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है और ये ब्लैक कलर का है। ठीक,
तो डिफरेंट एटम मिल गया है, ठीक है, 2 है या फिर 2 से अधिक भी एक और आपको मिल जाएगा ब्लू कलर का, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो गया। इट मीन्स ये क्या है, डिफरेंट एटम हो गया, डिफरेंट एटम है, ठीक है। एक आपको हो सकता है हाइड्रोजन का होगा, एक क्लोरीन का, किसी का भी हो सकता है, 2 छोटा छोटा सा वो सबसे छोटा टुकड़ा होगा। तो ये एटम हमने किस लिए कहा, क्योंकि उसका सबसे छोटा सा टुकड़ा था। यानी कि हाइड्रोजन अगर यहाँ पे H2 वो है, तो ये हाइड्रोजन का सबसे छोटा सा टुकड़ा है और ये ऑक्सीजन का सबसे छोटा सा टुकड़ा है, तो ये एटम है। अब इसने कंबाइन कर लिया अलग दो किसी मतलब कि 2 और एटम के साथ, तो इसने क्या बना लिया, कम्बिनेशन ऑफ एटम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलते हैं, ठीक है ना, देखिए एक ये मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे आपको दिख गया, उसी प्रकार फिर से यहाँ मिल गया, फिर से यहाँ मिल गया, ये सब बहुत सारे जब एलिमेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो आपका क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो सुनिए, जब तक ये मॉलिक्यूल्स मिला नहीं तब तक ये कंपाउंड फॉर्म नहीं किया। उसी प्रकार यहाँ आइए यहाँ आइए, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पे जब सोडियम के मॉलिक्यूल जब तक आपस में नहीं मिले तो ये एलिमेंट बना नहीं। लेकिन ये सोडियम मॉलिक्यूल्स में आपको क्या देखने को मिला था, सोडियम मॉलिक्यूल्स में आपको क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर जो एटम थे दोनों के दोनों क्या थे, सेम थे। यानी कि यहाँ पर जो था वही यहाँ पर भी था। लेकिन यहाँ पर आप आइए कंपाउंड में, यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ मॉलिक्यूल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो दोनों एटम है, ठीक है, ये जो 2 एटम है अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए कंपाउंड की अगर आपसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। और एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, एटम, ठीक है, एटम। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अभी जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे H2O, तो 2 हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन का, और ये ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में और भी आ जाएगा इस एग्जांपल के बाद से। तो हाइड्रोजन को हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को छोटा सा टुकड़ा किया, यहाँ पे एक छोटा सा हाइड्रोजन मिला, इसको भी सेम टू, तो जो हाइड्रोजन मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, इसलिए मैंने एक एटम ले लिया इसका। क्योंकि इसका मैं एक एटम लूँ और इसका एक एटम लूँ, बात तो दोनों की बराबर होगी, ठीक है, इसलिए हमने एक ही ले ली इसकी। अब ऑक्सीजन का हमने एक एटम ले लिया, तो ये रेड कलर का आपको दिख रहा, तो जब ये आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक रेड कलर है और एक ब्लैक कलर है, ठीक है, तो यानी कि डिफरेंट एटम आ गया। जैसे डिफरेंट एटम आया, इसका मतलब ये कंसेप्ट कहाँ चला गया है, आपका कंपाउंड में चला गया। अब यहाँ पे इसके कुछ एटम आपस में ग्रुप किए, कंबाइन किए, कैसे कंबाइन करेंगे अभी हम देखेंगे। तो उसका हमने नाम दे दिया मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे जब मॉलिक्यूल आपस में मिल गए इसको हमने नाम दे दिया कंपाउंड। तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट का आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, एटम। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होता है। अब लॉ पढ़ेंगे, यानी कि वो जो एटम कंबाइन कर रहे थे अभी हम लोग, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं एटम का, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है। यहाँ पे 2 लॉ होता है, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब 2, यहाँ पे जैसे कि एसिड है और जब बेस को आपने आपस में मिलाया, ठीक है, तो यहाँ आपको फॉर्मेशन क्या मिला, सॉल्ट, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वाटर लिया है और वाटर में आपने मिला दिया शुगर या फिर सॉल्ट, तो फाइनल आपको जो मिलेगा शुगर वाटर मिलेगा या फिर सॉल्ट वाटर मिलेगा, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बोला जाता है उसको कि जब जो जो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी होती है और फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपके आप देखिए एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी जब इनको मिलाया गया तो हमें मिला सॉल्ट। अब इसका पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू अलग है, तो देखिए जो प्रोडक्ट मिला वो पूरे के पूरे डिफरेंट मिला, तो ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ वाटर था, यहाँ सॉल्ट था, या फिर यहाँ पर शुगर ही ले लेते हैं, तो इसका जब आप कंबाइन किए तो जो आपको मिला वाटर, शुगर या शरबत, तो वहाँ पे पानी भी मिल रहा है और शुगर की मिठास भी मिल रही है। अगर सॉल्ट मिला है तो पानी भी मिल रहा है और सॉल्ट की नमकीन भी मिल रही है, यानी कि कोई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं है। मतलब बाई प्रोडक्ट जो आपको मिला है वो सेम प्रॉपर्टीज़ आपका जो रिएक्टेंट में था वो यहाँ भी मिल गया, इसमें ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो लेफ्ट साइड में जो होता है ना, जैसे कि ये ए बी और यहाँ पे आपका सी है, यानी कि एरो के बाद वाला जो आपको लिखा हुआ मिलता है आपको, उसे को हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये होता है आरएचएस और ये हम बोलते हैं इसको रिएक्टेंट, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एरो का ये हो गया आपको, ये हो गया एरो, ये हो गया टेल, ठीक है, इसको बोलते हैं टेल के साइड वाला जो होगा वो रिएक्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसको हिंदी में रिएक्टेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं, यहाँ पे आपको एग्जांपल समझ आएगा। जैसे कि यहाँ है आपका
सोडियम जब क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। देखिए सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी, क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी होगी, अब ये जो सॉल्ट बनी उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट कौन कहलाएगा, तो मैंने कहा कि जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन पढ़ रहे होते हैं, रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का ही होता है, और लोग परेशान है कि कभी कोई प्रोडक्ट में लगे हुए टिक करके आ जाते हैं, तो इधर होता ही नहीं है। तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है। अब पहला लॉ पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बता रही है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल चेंज इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हिंदी में समझते हैं, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्टेंट में जो है, ठीक है, एलिमेंट्स है, उसका जो टोटल मास होगा जब आप इसको ऐड करेंगे, और जो ऐड करने के बाद जो मास आएगा मतलब x ग्राम आता है, तो प्रोडक्ट जो बना है उसका भी जो मास होगा वो क्या होगा, x ग्राम होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए सोडियम 0.5 ग्राम है, क्लोरीन 0.5 ग्राम है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगा सॉल्ट। यही बोला गया है कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट इन अ केमिकल चेंज इज इक्वल, हमेशा याद रखिएगा केमिकल चेंज होना चाहिए, मतलब केमिकल रिएक्शन, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है देखिए यहाँ पर चेंज हो गई है। सोडियम की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी जो थी, क्या आपको सॉल्ट में वही प्रॉपर्टी मिल रही है, देखने को नहीं, इसलिए केमिकल चेंज लिखा गया है ये लाइन। इज इक्वल टू यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन, एटम जब कंबाइन कर रहा था, मैंने आपको बोल रहा था कि वो मॉलिक्यूल बनाया, फिर बहुत सारे जब मॉलिक्यूल आपस में मिल गया तो कंपाउंड बनाए या फिर एलिमेंट बनाए। तो ये कैसे, तो पहला ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करेंगे कि जो रिएक्टेंट होगा उसका मास और जो प्रोडक्ट होगा उसका मास इक्वल होगा। और दूसरा लॉ क्या बोलता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे H2O है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 यानी कि इसका वेट कितना हो गया, 2 ग्राम मास, और ऑक्सीजन है कितना होता है, 16 ग्राम। यानी कि इसकी अगर रेशियो निकाले तो 2 8 जा 16 यानी कि 1:8, यानी कि हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जो मास का जो रेशियो होगा 1 होगा, और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा 8 होगा, ठीक है। मतलब कि जो वाटर कंपाउंड बना है, ठीक है, देखिए अब कंपाउंड समझ में आ रहा है, यहाँ पे एलिमेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आइटम है, देख सकते हैं, ठीक। तो पानी का जो कंपाउंड होगा यानी कि जो कंपाउंड ऑफ वाटर है उसको बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में यानी कि किस रेशियो में मिक्स करना है हमें, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको वाटर बनाना है तो किस रेशियो में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे, तो 1:8 एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही आप उसको कंबाइन करेंगे तब जाकर आपको वाटर मिलेगा, और तब जाकर के क्या होगा, आपको वाटर मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये आपका पहला लॉ था क्या, कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। दूसरी क्या होती है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है हमें, कोई भी कंपाउंड अगर बनानी है तो हमें उसको एक फिक्स्ड अमाउंट में फिक्स्ड रेशियो में क्या करना है, उसको मिक्स करना है। जैसे कि CO2 का आप एक एग्जांपल ले ले, ठीक है, एक वाटर का समझिए, अब हम समझते हैं CO2 का। जैसे कि कार्बन कितना हो गया 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 32, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 4 या 12 3:8, यानी कि कार्बन को 3 रेशियो में और ऑक्सीजन को हम 8, यानी ऑक्सीजन का 8 भाग हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और कार्बन का कितना 3 भाग रेशियो में अगर बात, ये मतलब कि ये फिक्स प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब ये है, चाहे आप वाटर कहीं का भी पीजिए, घर का वाटर पर पीजिए, समुद्र का वाटर पीजिए, ओशियन का वाटर पीजिए, नदी का वाटर पीजिए, ड्रिंकिंग वाटर पीजिए, जो भी वाटर पर पीजिए, वहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रोपोर्शन में होगा, जिस रेशियो में होगा, वो 1:8 रेशियो में होगी। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का हमने अभी आपको रेशियो बताया कि 3:8 में, यानी कि कार्बन 3:3 रेशियो में और ऑक्सीजन 8 रेशियो, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो ईयर में जैसे प्रेजेंट है 0.03% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक। या फिर आप जब कार्बन कोक जो कोयला होता है जब आप उसको जलाते हो तो वहाँ से जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो CO2 निकल रहा है वो गैस, या जो कोको कोला गैस मतलब जो आप ड्रिंक कर रहे हो तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, या फिर आप जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो तो वहाँ से जो CO2 गैस निकलता है, मतलब जो भी प्रोसेस आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाले हैं तो वहाँ पर कार्बन की रेशियो और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, 3:8 होगी। मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है, कंपाउंड में। तो ये 2 लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल जो आपके पूछे गए थे सवाल, तो यहाँ पे ही हम करवा दे रहे हैं आपको। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन टू, अब ये कराना इसलिए जरूरी क्योंकि अब हम लोग आगे फिर मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये अगर आपको पता होना चाहिए किस तरह से सारी चीज़ें निकलती तो वो ईजी हो जाएगा। फिर कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन, यानी कि हिंदी में बोले तो आपको मास निकालना है कार्बन की, यानी कि द्रव्यमान पूछा गया है कार्बन का,
2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 2 ग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि कार्बन का कितना मास है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या करें, टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, यानी कि द्रव्यमान निकाल लें आप इसका, ठीक है। तो अणु द्रव्यमान इसका जब आप निकालेंगे CO2 की, तो क्या कार्बन कितना है 12 है, और ऑक्सीजन कितना हो गया 16 दूनी 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है 44 ग्राम, ठीक है। आप इसे देख ले अच्छे से, यहाँ पे लिखा हुआ है 44 ग्राम। आपसे पूछा गया कि कार्बन निकालना है आपको, कार्बन का मास निकालना है किसमें, 2 ग्राम में। अब देखिए 44 ग्राम में अगर आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया था कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, केवल CO2 में, तो CO2 में यानी कि इसका टोटल कितना वेट हो गया 44 ग्राम में। 44 ग्राम में कार्बन कितना है, तो 12 ग्राम है, सिंपल सा देखिए। लेकिन आपसे पूछा गया क्या है कि यहाँ पे 2 ग्राम, यही ट्विस्ट कर दिया गया। अब एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन इन CO2, ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा, और आप 12 ग्राम टिक ही नहीं कर पाते। लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, तो ये भी पूछ सकता है। तो 2 ग्राम में आपसे पूछा गया, तो हमको पता है कि 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम में। देखिए 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया 2 ग्राम में कितना, तो 2 ग्राम में CO2 कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पे 12 इंटू 2/44, तो यहाँ से 4 तिया 12 11, यानी कि 6/11, यानी कि 0.545 ग्राम होगा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट में यानी कि CaCO3 में द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन कितना प्रतिशत, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो सिंपल सा पहले हम इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले रहे हैं, अणु द्रव्यमान निकाल लेंगे इसका। तो कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है तो 12, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48, यानी कि 40 प्लस 12 प्लस 48, यानी कितना हो गया 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम डायरेक्ट आ गया आपका। तो आपको देखिए परसेंटेज हमेशा किस में निकलता है, 100 में ही निकलता है, और वेट कितना आया 100 ग्राम ही आया, इसलिए ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो डायरेक्ट आपको बता देना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 100 में हमें सिंपल सी बात है कुछ भी निकालेंगे तो जो उसका है, यानी कि क्या है पहले देख लेते हैं, CaCO3 हमें पता है इसका वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 100 ग्राम आया। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 100 ग्राम में कार्बन का परसेंटेज क्या होगा 12% ही होगा, ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम और परसेंटेज भी 100 में ही निकलता है। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, देखो 12 इंटू 100/100 होगा कि नहीं, 100 कट गया तो कितना आया 12 ग्राम ही आया, मतलब 12% ही आया। इसलिए दूसरा एग्जांपल ले लिया हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। CO2 में पूछा गया कार्बन का परसेंट, तो CO2 का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी कि 44 ग्राम आया, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ की 44 ग्राम में कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 44 ग्राम में कार्बन की परसेंटेज कितनी है 12 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 12। अब हमें निकालना परसेंटेज, तो 100 ग्राम में कितना आएगा भाई, तो 12 इंटू 100/44। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स में 27.2% कार्बन हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको पूरी समझ में आ गई होगी आज की। तो हमें कमेंट करके बताइएगा आज की चीज़ें कैसी लगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। कल हम लोग फिर से आगे चलेंगे, वैलेंसी वगैरह जो है पूरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सब जो है चीज़ें चलेंगे। अब आपको एटम समझ में आ गया है, एलिमेंट कंपाउंड समझ में आ गया है, तो फिर अब हम एटम को धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमने देखा था पार्टिकल्स तो फिर हमने खोल लिया एटम में, मॉलिक्यूल्स में। अब इस एटम्स को खोलेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। जो अभी तक हम जान रहे हैं कि अभी सबसे छोटा सा टुकड़ा एटम है, जिसको हम फर्दर अब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि एटम से भी जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जब डिस्कवरी की, तो उससे भी छोटे छोटे कुछ मतलब कि अंदर मतलब एटम के अंदर उनको कुछ आपको मिला है। वो क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। वो सब आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।